नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, या जिसको अपने राजस्थान पॉलिटी कहते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी जो है वह स्वाभाविक सी बात है, भारत की राज्य व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान कोई एक पृथक इकाई नहीं है भारत के अंदर। क्योंकि संघवाद का ढांचा लागू होता है, तो कुछ चीजें ऐसी है जो केंद्र के पास शक्ति होती है, कुछ चीजें ऐसी है जो राज्य के पास शक्ति होती है। तो अपने राज्य से जुड़े प्रावधानों की बात करेंगे कि राज्य के अंदर कैसे कार्य होता है, और इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक अपने जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं राज्यपाल का। इससे पहले अपने को ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी देश जो होता है या कोई भी राज्य जो होता है, उसका शासन करने के लिए अपने को 3 प्रकार के अंगों की जरूरत पड़ती है, या किसी भी शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। कोई भी शासन व्यवस्था जो है उसके 3 अंग होते हैं। एक अंग जो होता है उसको अपने कहते हैं कार्यकारिणी। एक अंग जो होता है उसको अपने कहते हैं विधायिका, और एक अंग जो होता है उसको अपने कहते हैं न्यायपालिका। इन 3 अंगों से किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का या लोकतांत्रिक राज्य का शासन चलाया जाता है। अगर अपने विधायिका की बात करें, तो विधायिका का मतलब होता है कि इसका काम होता है विधि का विधान करना या कानून बनाना। तो विधायिका का मतलब क्या है? कानून बनाना। अब अगर अपने राजस्थान के अंदर बात करें कि विधायिका की भूमिका कौन निभाता है, तो राजस्थान के अंदर जो विधायिका की भूमिका निभाता है वो निभाता है विधानसभा। ठीक है, तो विधानसभा का काम है कानून बनाना। तो विधानसभा क्या है? राजस्थान की विधायिका है। वैसे अगर अपने कार्यकारिणी की बात करें, तो कार्यकारिणी का मतलब होता है जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करना। तो कार्यकारिणी का मतलब क्या है? कार्यकारिणी का मतलब है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। अब कार्यकारिणी अपने किसको कहते हैं? तो कार्यकारिणी अपने सरकार को कहते हैं। अभी सरकार के अंदर कौन कौन आता है? सरकार के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होती है अफसरशाही, और एक होती है राजनीतिक तंत्र। अगर अपने अफसरशाही की बात करें तो इसकी अपने अलग से चर्चा करेंगे। जबकि राजनीतिक तंत्र की बात करें तो राजनीतिक तंत्र के अंदर आपका राज्यपाल आता है। राज्यपाल आपकी कार्यकारिणी का भाग है। हालांकि राज्यपाल आपकी विधायिका का भी भाग होता है। अपने देखेंगे कि विधायिका किन किन से मिलकर बनती है। तो इस तरीके से राज्य के अंदर कार्यपालिका का गठन किया जाता है। अपने देखेंगे कि राजनीतिक तंत्र कैसे चलता है और अफसरशाही कैसे चलती है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। विधायिका की भी चर्चा की जाएगी। और जो न्यायपालिका नाम का एक तंत्र होता है, या एक जो अंग होता है किसी भी शासन व्यवस्था का, इसका काम होता है ये जो दोनों अलग अलग अंग है, विधायिका और कार्यकारिणी, दोनों के ऊपर निगाह रखना कि दोनों ही अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्र, जो भी संविधान ने इनको दायित्व सौंपे हैं, जो भी संविधान ने इनको शक्तियां सौंपी है, उससे बाहर जाकर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यह तय करना किसका काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है। तो अपने राजस्थान की न्यायपालिका की भी चर्चा करेंगे, राजस्थान की विधायिका की भी चर्चा करेंगे, और राजस्थान के कार्यकारिणी की भी चर्चा करेंगे। हालांकि अपने जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल। अब एक राज्यपाल एक ऐसा आदमी है जो कार्यकारिणी का भाग भी माना जाएगा और जो है विधायिका का भी भाग माना जाएगा। तो राज्यपाल जो है वो कार्यकारिणी में भी पढ़ सकते हो आप, या कार्यपालिका भी कहते हैं। देखो इसको कार्यपालिका, और ये विधायिका का भी भाग है। दोनों का भाग होता है। ये एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो दोनों का भाग है। अब अपने देखते हैं कि राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। राजस्थान के अंदर राज्यपालों का क्या आंकड़ा रहा है, कब कौन राज्यपाल बना, सबसे लंबा टेन्योर किसका था, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, या जो अन्य तथ्य हैं, जो भी तथ्यात्मक ज्ञान है राजस्थान के राज्यपाल के बारे में, उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले अपने थोड़ा सा जो राज्यपाल से संबंधित एक भूमिका है या एक परिचय है, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि होता कौन है, क्या करता है। थोड़ा सा एक अनुमान ले लेते हैं। देखो, राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसको आप राज्य का मालिक समझ सकते हैं। तो राज्य का मालिक कौन है? राज्यपाल होता है। इसीलिए इसको राज्य का प्रथम नागरिक भी कहा जा सकता है। प्रथम नागरिक होता है राज्य का राज्यपाल। वैसे देखा जाए तो जिससे भारत के अंदर जो पद राष्ट्रपति का है, केंद्र के अंदर जो पद राष्ट्रपति का है, वही पद राज्यपाल का होता है। राज्य के अंदर पूरे राज्य का ये मालिक होता है। इसकी मर्जी के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। राज्यपाल की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो अगर अपने संवैधानिक भाषा की बात करें तो राज्य का प्रमुख जो है
तो राज्यपाल को समझा जाता है। परंतु राज्यपाल के साथ विशेषता ये है कि इसके पास स्वयं का दिमाग नहीं होता है, ये अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करता है। तो फिर ये कार्य करता कैसे है? ये कार्य करता है जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री या जिसको अपने सरकार समझते हैं, उस सरकार के द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ये अपना कार्य करता है, स्वयं का दिमाग ये प्रयोग में नहीं लेता है। इसी कारण से हालांकि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है, परंतु अगर वैसा देखा जाए वास्तविक तौर पर तो जो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो इन दोनों के अंदर एक ऐसी सी एक संरचना बनी हुई होती है, जैसे मैंने पहले भी, अगर जिन लोगों ने इंडियन पॉलिटी की क्लासें पढ़ी है उसमें भी मैंने समझाया था कि इसकी जैसे किसी शादी के अंदर जो घर का फूफा होता है उसकी जो स्थिति होती है कि उसकी वैसे हर बात उससे पूछ कर की जाती है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। हाथ में जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, या तो लड़का खुद या लड़के का बाप या लड़के का भाई, उसकी चलती है, निर्णय वो लेते हैं। परंतु एक सांकेतिक तौर पर या एक एक अफसर होने के नाते वो जो फूफा होता है उससे हर चीज की पूछ कर उससे काम किया जाता है। और जब भी घर के बड़े व्यक्ति की बात आती है, जब भी किसी बार की परंपरा या प्रथा की बात आती है, तो उस परंपरा के अंदर उसको प्रमुख मान लिया जाता है। हालांकि प्रमुख वह व्यक्ति है जो पैसा लगा रहा है। वैसा से कुछ यहाँ पर ये होता है। राज्यपाल जो होता है वो एक पारंपरिक प्रमुख होता है, केवल परंपराओं के लिए इसको चढ़ाकर रखा जाता है, परंतु वास्तव में जो राज्य का शासन है वो मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री या मंत्रियों के द्वारा अफसरशाही के माध्यम से चलाया जाता है। कुछ प्रकार से संरचना बनी हुई है राज्यपाल की। ठीक है, तो ये तो रही राज्यपाल की छोटी सी कहानी। अब अपने राज्यपाल के बारे में संवैधानिक प्रावधानों की पढ़ते हैं कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। तो पहली बात अपने को ध्यान रखना है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, परंतु जो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब अपने इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं कि संविधान के कौन से प्रावधान के अंदर राज्यपाल के पद के बारे में बात की गई है, या संविधान के कौन से प्रावधान के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उन सभी बिंदुओं पर अपने चर्चा करते हैं। तो अगर अपने राज्यपाल की बात करें तो जो सबसे पहला अनुच्छेद इसका आता है वह आता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 जो है वह राज्यपाल के पद का स्रोत है। तो राज्यपाल के पद का स्रोत कौन सा अनुच्छेद है? 153। तो यह अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ऐसा अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। इस लाइन का एक मतलब और भी निकलता है। इस लाइन का मतलब यह भी निकलता है कि बिना राज्यपाल के किसी राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः किसी भी राज्य के अंदर जो राज्यपाल का पद होता है उसको कभी भी रिक्त नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो उसका मतलब है कि उस राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य के अस्तित्व का जो आधार है वही राज्यपाल का पद ही होता है। ठीक है, तो राज्यपाल के पद का स्रोत क्या है? अनुच्छेद 153 है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा कुछ संविधान में लिखा गया है। हालांकि इसके अंदर एक और प्रावधान जोड़ दिया जाता है, परंतु एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो देखो, हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, ये तो अनिवार्य है, परंतु यह संभव है कि किसी एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए, या कोई एक ही व्यक्ति जो है वह दो राज्यों के अंदर राज्यपाल के पद पर आसीन हो, यह ऐसा संभव है। ऐसी बात जो है, ये बात जोड़ी गई थी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो 1956 से पहले एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता था, परंतु अभी वर्तमान के अंदर स्थिति यह है कि कोई एक व्यक्ति जो है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
ऐसी बात संविधान के अंदर लिखी गई है अनुच्छेद 153 के अंदर। तो ये 153 अनुच्छेद है। अगला अनुच्छेद जो आता है राज्यपाल के पद का, वो आता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होगी। मतलब कि राज्य के अंदर कार्यपालिका के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसके नाम के अंदर लिए जाएंगे? राज्यपाल के नाम के अंदर लिए जाएंगे। मतलब कि ऐसा कहा जाए कि राज्य की कार्यपालिका के द्वारा जो भी गोली चलाई जाएगी वो राज्यपाल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाएगी। तो जो भी निर्णय होते हैं उनके नीचे लिखा यही जाता है कि राज्यपाल के आदेश के द्वारा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि राज्यपाल स्वयं कुछ नहीं करता है, सभी निर्णय लेने, सभी काम करने का काम जो है वो मंत्री परिषद का होता है। परंतु संवैधानिक भाषा के अंदर राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष किसको बनाया गया? राज्यपाल को बनाया गया है। या अगर परीक्षा में पूछा जाए कि राज्य की सारी कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल के अंदर निहित होती है, ऐसा आपको उत्तर देना है। तो राज्य की कार्यपालिका के द्वारा जो भी गोली चलाई जाएगी, कंधा किसका होगा? राज्यपाल का होगा। नाम किसका आएगा? राज्यपाल का आएगा। वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा, गोली मुख्यमंत्री चला रहा है या गोली मंत्री चला रहे हैं, कंधा राज्यपाल का होता है। ऐसा सा कुछ अनुच्छेद 154 के अंदर लिखा गया है। तो जो राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत है, कार्यपालिका की शक्तियों का स्रोत, वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 154 है। अब बात आती है अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अब कई किताबों को अंदर लिखा रहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। हालांकि भारत के अंदर एक परंपरा रही है कि जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उस मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाता है। हालांकि इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कोई भी वर्णन अपने को देखने को नहीं मिलता है। अपने को तो केवल इतना ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या राष्ट्रपति किसी भी आदमी को राज्यपाल बना देगा? तो ध्यान रहे कि देखो, राष्ट्रपति जो है कहने को वो भी राज्यपाल जैसा ही है। कहने को तो सारे काम किए उसके द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु उसका तो केवल कंधा ही होता है। जो बंदूक का घोड़ा है या बंदूक का जो ट्रिगर है वह तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही दबाया जाता है। तो राज्यपाल के नाम की सिफारिश जो है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को करता है तथा राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाता है। तो अपने लिख लेते हैं अगर याद नहीं रहे अपने को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके अंदर राज्य की कोई भूमिका नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला किसका है? केंद्र सरकार का है। उसका कारण ये है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है, केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो राज्य का शासन है वह संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा हो। क्योंकि जो केंद्र होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ये सुनिश्चित करे कि सभी राज्यों का शासन जो है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपना एक एजेंट यहाँ पर बैठा देता है। वो एजेंट कौन होता है? राज्यपाल होता है। हालांकि इस एजेंट को जब बैठाया जाता है तो इसको कुछ शक्तियां भी दे दी जाती है, राज्य की सारी शक्तियां इसमें निहित होती है। हालांकि इस व्यक्ति की नियुक्ति के अंदर राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है, इसके लिए किसी प्रकार का चुनाव नहीं करवाया जाता है, ये पूर्णतः मनोनीत पद है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार के चुनाव या निर्वाचन की जरूरत नहीं पड़ती है।
अगला आता है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 ये अनुच्छेद आपको बताता है राज्यपाल की पदावधि, कि राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा या उसकी पद की अवधि क्या होती है। तो देखो 3 शर्तें हैं। पहली बात 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, दोनों बात ही लागू होती है। तो देखो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति इस व्यक्ति को कभी भी हटा सकता है, अगर वो चाहे तो एक दिन बाद ही इसको वापस बुला सकता है, उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार फिर वही ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बुला सकता है, उसका मतलब है कि राष्ट्रपति को बुलाने की सलाह कौन देगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या जो केंद्र सरकार है वह देगी। तो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी व्यक्ति को बुला सकता है। हालांकि अगर राष्ट्रपति नहीं बुलाता है तो 5 वर्ष के अंदर उस राज्यपाल का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। तो सामान्य पदावधि कितनी है, 5 वर्ष है, परंतु उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है। 5 वर्ष के बाद तो स्वतः ही उसका जो पद है या जो शासन है, उसकी जो कार्यकाल है वह समाप्त हो जाएगा। यहां पर एक बात का और ध्यान रखें कि नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो अगर किसी व्यक्ति के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी हो गया, पर ऐसा नहीं है कि वो कुर्सी खाली कर देगा, जब तक नया व्यक्ति आ नहीं जाता, जब तक नया व्यक्ति शपथ नहीं ले लेता है, तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो फिर बीच में राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा, और अगर राज्यपाल का पद खाली होता है तो फिर राज्य का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, क्योंकि बिना राज्यपाल के तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए जब तक नया व्यक्ति पद पर नहीं आता है तब तक पुराना राज्यपाल जो है वो अपने पद पर बना रहेगा। इसके अलावा जो है अपने को एक बात का और ध्यान रखना है कि राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। तो या तो देखो वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पहले हटा दिया जाएगा, या फिर 5 वर्ष के बाद तो स्वतः ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर इससे पहले वो स्वयं चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, परंतु अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। यहां पर एक बात स्पष्ट होती है कि जो राज्य सरकार होती है उसके पास राज्यपाल को हटाने की कोई शक्ति उपलब्ध नहीं होती है, ना ही वो नियुक्ति के अंदर कोई भूमिका निभाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल को पद से हटाने दोनों ही कार्य केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, राज्य की इसके अंदर कोई भी भूमिका या किसी भी प्रकार का कोई भी रोल नहीं होता है। इतनी बात अपने को राज्यपाल के पद के बारे में, पदावधि के बारे में ध्यान रखनी है, जो कि अनुच्छेद 156 के अंदर बताई गई है। अब अगला आता है अनुच्छेद 157। अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 157। अब अनुच्छेद 157 में क्या बताया गया है अपने को, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में बताया जाता है पद की योग्यता, कि अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपको किस योग्यता की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो 2 ही योग्यता चाहिए आपको राज्यपाल बनने के लिए। एक योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक। तो जब तक आप भारत के नागरिक नहीं हो तब तक आपको राज्यपाल के पद पर नहीं बैठाया जा सकता। ये तो आपको कॉमन सेंस से ही ध्यान रखना है कि जब तक आप भारत के नागरिक नहीं हो तब तक आपको किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता, या ऐसे पद के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता जिसका वर्णन संविधान में देखने को मिलता है। ऐसे किसी भी पद के ऊपर आपको नहीं बिठाया जा सकता जब तक आप भारत के नागरिक नहीं हो। दूसरी योग्यता आती है न्यूनतम आयु की।
तो चाहे बात राष्ट्रपति की हो, चाहे उपराष्ट्रपति की हो, चाहे राज्यपाल की हो, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो राज्यपाल बनने के लिए भारत के नागरिक तो देखो अपने सभी हैं, दूसरी ये योग्यता भी आयु के साथ सभी की पूर्ति हो जाती है, उसके अलावा आपको किसी प्रकार की योग्यता नहीं चाहिए। हालांकि जो केंद्र व राज्यों के संबंध सुधारने के लिए सरकारी आयोग और पूंजी आयोग का गठन किया गया था, उन्होंने इस बात के ऊपर विचार विमर्श किया और यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल केवल उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय नहीं हो, जो व्यक्ति दूसरे किसी राज्य से संबंधित रखता हो, मतलब कि एक राज्य के मूल निवासी को उस राज्य में ही राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, अन्यथा वह राजनीति करेगा वहां पर। और जो राज्यपाल का पद होता है ये अराजनीतिक पद होता है, इस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की राजनीति में लिप्त होने की उम्मीद नहीं की जाती है, यह एक निष्पक्ष पद होता है। वो सारे की सारी चीजें जो है वो परंपरा के अनुसार निभाई जाती है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो अगर उस परंपरा को तोड़ भी दिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, संविधान का उल्लंघन नहीं होगा, या उच्चतम न्यायालय कोई दूसरा न्यायालय उसके ऊपर अपना निर्णय नहीं दे सकता। तो ऐसी बातें राज्यपाल की योग्यता के बारे में जो है वो अनुच्छेद 157 के अंदर लिखी गई है। वैसे ही अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 158। जो अनुच्छेद 158 है उसके अंदर बताया गया है राज्यपाल की अयोग्यताएं, कि किन किन शर्तों के अंदर किसी व्यक्ति को राज्यपाल पद ग्रहण करने से रोका जा सकता है। अनुच्छेद 158 अयोग्यताएं, कि किन परिस्थितियों के अंदर कोई व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता। कब बन सकता है वो तो आपको बता दिया गया, कब नहीं बन सकता वो अपने देख लेते हैं। अयोग्यताएं, तो देखो पहली अयोग्यता है कि वह विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधायिका का मतलब है कि वो किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य की, ना ही वो भारत की संसद का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि राज्य के अंदर विधायिका होती है विधानसभा, तो वह किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और केंद्र के अंदर विधायिका होती है मतलब कि संसद, तो वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सांसद है या विधायक है और अगर उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो उसको अपने उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और वह उस पद से इस्तीफा देने के बाद ही जो है वह किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जब तक वह उस पद पर बैठा है तब तक उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, एक जगह से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी शर्त क्या है? वह लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, मतलब ये लाभ के पद का मतलब है ऐसा पद जिसके ऊपर सरकारी व्यय होता है, जिसको सरकार तनख्वाह देती है। हालांकि लाभ का पद एक ऐसी शब्दावली है जिसके बारे में संविधान में जो है प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया गया है। तो अपने लाभ के पद का वर्णन देखने को मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के अलग अलग निर्णय आए हैं, तो उन निर्णयों के अंदर कुल मिलाकर अपने निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि लाभ के पद का मतलब है ऐसा कोई पद जिसके लिए सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, चाहे वो तनख्वाह के रूप में या उस व्यक्ति को किसी प्रकार का लाभ देने के लिए, मतलब कि उसको गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी दिया जा रहा है अगर सरकार के द्वारा, और अगर उस पद पर नियंत्रण सरकार का है तो वह लाभ का पद माना जाएगा, चाहे वह केंद्र सरकार का है चाहे वो राज्य सरकार का है। हालांकि इसके अंदर एक अपवाद आ जाता है कि अगर वह व्यक्ति मंत्री है या अगर वह व्यक्ति जो है वह मंत्री होने के साथ साथ किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल है या राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है, तो फिर उसको लाभ के पद पर नहीं गिना जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 158 के अंदर एक प्रावधान और किया गया है, और वो प्रावधान ये कहता है कि पद आसीन करने के बाद राज्यपाल की सैलरी कम नहीं की जा सकती। तो जब उसने पद आसीन किया है तब उसको बोला गया कि भाई तेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए होगी, बाद में आप किसी भी परिस्थितियों में उसकी तनख्वाह को कम नहीं कर सकते। नया राज्यपाल आएगा तब आप उसको बोल सकते हो कि तेरी सैलरी कुछ और होगी। ठीक है।
तो ये राज्यपाल के संबंधित अनुच्छेद 158 है। अगर अपने वर्तमान सैलरी की बात करें तो एक चीज अपने को राज्यपाल के बारे में ध्यान रखनी है कि राज्यपाल की सैलरी का वर्णन संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तथा वर्तमान सैलरी 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। वर्तमान सैलरी जो है वह 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। 3.5 लाख प्रति माह है। ठीक है। तो जितने भी राज्यपाल हैं उन सब की सैलरी का वर्णन आपको संविधान की दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है, या आपको ध्यान देना है। तो जो राज्यपाल होते हैं उनकी सैलरी केंद्र की संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। इनकी तनख्वाह जो है वह राज्य के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। वर्तमान सैलरी है इनकी, वर्तमान सैलरी इनकी 3.5 लाख रुपए है। दूसरी बात अपने को यह ध्यान रखनी है कि राज्यपाल की सैलरी का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। निधि पर भारित व्यय होता है। देखो संचित निधि का मतलब होता है, हालांकि अपने डिटेल में जब राजस्थान की विधायिका की, राज्य की विधायिका की बात करेंगे तब समझेंगे, परंतु संचित निधि का मतलब होता है कि राज्य का जितना भी पैसा होता है ना सरकार का, वो सारा लगभग एक ही खाते में रखा जाता है। उस खाते को अपने कहते हैं संचित निधि। अब किसी भी स्कीम के लिए पैसा निकालना तो उससे निकलता है, और उससे पैसा निकालने की इजाजत आपको लेनी पड़ती है विधायिका से। तो विधानसभा की इजाजत के बिना उससे पैसा नहीं निकलता। परंतु कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। उनका मतलब है कि वो व्यय तो आपको करने ही करने हैं, चाहे विधायिका की इच्छा हो या ना हो। तो ये जो भारित व्यय होते हैं इनके ऊपर विधायिका के अंदर मतदान नहीं किया जाता है, इनको स्वतः ही पारित समझा जाता है कि ये तो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इतना खर्चा तो करना ही करना है। तो राज्यपाल की सैलरी उसके ऊपर क्या होता है कि भारित व्यय होता है। हर साल सरकार इसको रोक नहीं सकती, या सरकार के द्वारा या विधायिका के द्वारा मतदान इस पर नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 158 के अंदर। अब बात आती है अनुच्छेद 159 की। इसमें आती है शपथ। तो राज्यपाल की शपथ का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 159 में किया गया है। हालांकि ध्यान रखना है कि इसकी शपथ का जो प्रारूप है वो आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिल जाता है। तो इसकी शपथ के बारे में ध्यान क्या क्या रखना है अपने को? पहली बात तो ध्यान रखनी है कि इसको शपथ कौन दिलवाता है। तो इसको शपथ दिलवाएगा आपके जो राज्य का प्रमुख न्यायाधीश होगा। राज्य का जो प्रमुख न्यायाधीश होगा, या राज्य के उच्च न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होगा, उसी को राज्य का प्रमुख न्यायाधीश कहते हैं। तो वही व्यक्ति इसको शपथ दिलवाता है। ठीक है। तो इसके शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जो भी उस राज्य का जो भी उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसको शपथ दिलवाएगा। दूसरी बात आती है इसकी शपथ का प्रारूप अपने को ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप होता है इसकी शपथ का, क्योंकि जो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है वो राष्ट्रपति के समान होता है। तो राष्ट्रपति जो शपथ के दौरान कहता है वैसे ही शपथ जो है वो राज्यपाल भी कहता है। और ये दोनों ही व्यक्ति भारत में ऐसे हैं, यह संविधान की सुरक्षा तथा संरक्षण की शपथ लेता है। संरक्षण की शपथ लेता है। तो भारत के अंदर दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी शपथ में ये कहते हैं कि मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा या संविधान का संरक्षण करूंगा। बाकी सारे व्यक्ति यही कहते हैं कि मैं संविधान का अनुसरण करूंगा, या मुझे जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करूंगा। जबकि संविधान की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति और जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी जिम्मेदारी है।
इन दोनों की शपथ का प्रारूप जो है वो बराबर रहता है, एक जैसा ही रहता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वह केंद्र का मुखिया है और जो राज्यपाल है वो राज्य का मुखिया होता है, इसलिए दोनों की शपथ जो है वो एक समान रहती है। ठीक है, ये अनुच्छेद है राज्यपाल की शपथ का, अनुच्छेद 159। अब बात आती है अनुच्छेद 160 की। जो अनुच्छेद 160 है वह राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति देता है राज्यपाल के संबंध में। क्या शक्ति देता है? अनुच्छेद 160 अनुच्छेद 160 कहता है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकता है कि राज्यपाल के पद का निर्वाह कैसे किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना राज्यपाल के राज्य का अस्तित्व नहीं है, परंतु अगर एकदम से किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है उन परिस्थितियों के अंदर फिर राज्यपाल के पद पर कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो सामान्यतः जो होता है वो राष्ट्रपति एक बार के लिए कार्यकालीन राज्यपाल नियुक्त कर देता है, जब तक स्थायी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जो आस पड़ोस का राज्य होता है उस राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति दे दी जाती है, उसको यह एक प्रकार के लिए कर्तव्य जो है वह सौंप दिया जाता है। तो जब अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति के अंदर कैसे काम किया जाएगा यह कौन निर्धारित करेगा? यह आपका राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 160। अब बात आती है अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमा याचना शक्ति की बात करता है। क्षमा याचना की शक्ति। तो राज्यपाल की क्षमा याचना की शक्ति का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 161 में किया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसको किसी राज्य के अंदर कोई भी सजा मिली है, वह व्यक्ति जब उसके पास सारे जो न्यायालय के जितनी भी स्रोत हैं या न्यायालय के अंदर जितनी भी वो अपील दायर कर सकता है, वह अपील दायर करके थक जाता है, तो उसके बाद वह एक अंतिम बार क्षमा याचना के लिए राज्यपाल के सामने भी अर्जी दायर कर सकता है। ऐसी कुछ शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त होती है अनुच्छेद 72 के तहत। सामान्यतः इनके पास ये 5 तरीके होते हैं कि इन 5 तरीकों का प्रयोग करते हुए ये अपने क्षमा याचना की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वो 5 तरीके कौन से होते हैं कि या तो ये उस व्यक्ति को पूर्णतः बरी कर देंगे, या उस व्यक्ति को कठोर कारावास की जगह सामान्य कारावास में डाल देंगे, या उस व्यक्ति की सम्यक जो सजा की अवधि है उसको कम कर देंगे, या उस व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों के कारण, उदाहरण के लिए वह एक गर्भवती महिला है, एक विकलांग सदस्य है, परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विशेष छूट प्रदान कर देंगे। या फिर जो है यह एक प्रकार से यह कह देगा कि मैं तेरी सजा कम नहीं कर रहा, तेरे को फांसी है तो फांसी मिलेगी, परंतु मैं ये कह देता हूं कि तेरे को फांसी जो अगली 1 तारीख को मिलनी थी वो 2 महीने बाद मिलेगी। तो एक अल्पकालिक स्थगन कर दिया जाता है सजा का। तो ये 5 विकल्प इनके पास होते हैं, परंतु यहाँ पर अपने को 2 अपवादों का ध्यान रखना है। वो अपवाद क्या क्या है? पहला अपवाद जो है, पहली बात अपने को ध्यान रखनी है कि राज्यपाल फांसी की सजा के व्यक्ति को प्राप्त व्यक्ति को पूर्णतः बरी नहीं कर सकता, पूर्णतः बरी नहीं कर सकता। मतलब कि वो फांसी को उम्र कैद बदल सकता है, फांसी को स्थगित कर सकता है, परंतु फांसी जिसको मिली हुई है न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को नहीं कर सकता। हालांकि राष्ट्रपति के पास तो ये भी शक्ति होती है कि अगर सब न्यायालय ने उसको फांसी दी है तो भी राष्ट्रपति उसको जो है निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी भी कर सकता है। हालांकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, वह सजा का स्थगन कर सकता है, एक बार के लिए सजा रोक सकता है, उसका रूप बदल सकता है, परंतु उस व्यक्ति को बरी नहीं कर सकता, अन्य व्यक्तियों को बरी कर सकता है। दूसरी बात, राज्यपाल की क्षमा याचना की शक्ति राज्यपाल की क्षमा याचना की शक्ति
सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा पर लागू नहीं होती है, दी गई सजा पर लागू नहीं होती है। तो अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा कोई सजा दी गई है तो उस मामले के अंदर राज्यपाल दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हालांकि राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होने के नाते सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो वह जब वह सैन्य न्यायालय के मामले में दखल करता है तो वह सेना का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते दखल करता है, ना कि भारत का राष्ट्रपति होने के नाते दखल करता है। हालांकि राज्यपाल का सेना से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए राज्यपाल जो है वह सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा के अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये होती है राज्यपाल की क्षमा याचना की शक्ति, जिसका वर्णन अपने को अनुच्छेद 161 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी है राज्यपाल के पद की बात। अब बात आती है राज्यपाल की शक्तियां। देखो, राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। राज्यपाल की शक्तियां, पहली चीज क्या आती है, नियुक्ति की शक्ति, कि ये किस किस को नियुक्ति करता है। हालांकि मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूं कि जो नियुक्तियों की बात या अन्य शक्तियों की बात है, जैसे इसकी विधायिका से संबंधित शक्तियां हैं कि ये विधानसभा का सत्र बुलाता है, जब तक ये किसी अधिनियम के ऊपर विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वह विधेयक नहीं बनता है, या किस प्रकार से अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। वो बातें यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूं, एक सूची बनवा भी दूं, तो भी आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आप उस बात का संदर्भ नहीं समझ पाओगे। आप उस बात का संदर्भ तभी समझ पाओगे जब अपने राजस्थान की विधायिका की बात करेंगे। इसलिए जहां तक इसकी शक्तियों की बात है, तो इसकी कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका के अंदर अपने जब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तब पढ़ लेंगे। वैसे ही जो इसके विधायिका से संबंधित बात है वो विधायिका के अंदर पढ़ लेंगे, और जो इसकी न्यायपालिका से संबंधित बात है वो अपने न्यायपालिका के अंदर पढ़ लेंगे। हालांकि कुछ मुख्य शक्तियों की बात अपने कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये तो अपने जानते ही हैं कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां इसके पास होती है। दूसरी बात अपने को ध्यान रखना है कि जो राज्य का अनुच्छेद 100 कहता है कि सीएम व सीओएम या मंत्री परिषद की नियुक्ति, ये इसकी एक शक्ति होती है कि किसी भी राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री है और सीओएम है, सीओएम का मतलब होता है मंत्री परिषद या सभी मंत्री कहा जाए, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वैसे अनुच्छेद 165 कहता है कि जो राज्यपाल है वह राज्य के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति। वैसे ही जो अनुच्छेद 217 कहता है, 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका है, नियुक्ति नहीं करता है, नियुक्ति में भूमिका होती है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वह राष्ट्र से परामर्श करता है। वैसे ही एक अनुच्छेद और होता है, अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234। अनुच्छेद 233 और 234 कहते हैं कि जो राज्य के अंदर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मतलब कि अगर आप एक उच्च न्यायालय को छोड़ दो, उसके अलावा जो न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। हालांकि यहाँ पर भी जो स्पष्ट प्रावधान है कि कैसे होती है वो जब अपने अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे तभी समझ पाएंगे, यहाँ पर संदर्भ स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके अलावा राज्य के जितने भी सचिव हैं सबकी नियुक्ति इसके द्वारा ही मानी जाती है आधिकारिक तौर पर। सचिवों की नियुक्ति, सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, इसके द्वारा ही की जा रही है। क्योंकि देखो, सचिवों की नियुक्ति वैसे तो सरकार ही करती है, परंतु चूंकि कंधा हमेशा किसका होता है, राज्यपाल का होता है, तो संवैधानिक भाषा में अपने किसके द्वारा की गई नियुक्ति मान लेते हैं, अपने उसको राज्यपाल के द्वारा की गई नियुक्ति मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें इसकी जो विधायिका से संबंधित शक्ति है, चाहे वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो, चाहे वो इसकी वीटो शक्ति की बात हो, अगर मैं बता भी दूंगा अनुच्छेद 200 के अंदर इसकी वीटो शक्ति का वर्णन किया गया है,
तो आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा कि वीटो शक्ति क्या होती है, कैसे प्रयोग में ली जाती है। अब वह बात मैं यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस बात के लिए आपको पहले कानून बनाने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, जो कि अपने विधायिका में पढ़ेंगे। इसलिए वो जो चीजें हैं वो अपने विधायिका के अंदर पढ़ेंगे। इसलिए जहां जहां विधायिका के अंदर राज्यपाल शब्द आएगा वो आप राज्यपाल की सूची में बाद में जोड़ लेना। हालांकि इसके अलावा कुछ प्रावधान अपने को ध्यान रखने हैं कि यह सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है राज्य विश्वविद्यालय। किसी भी राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं वो दो प्रकार के विश्वविद्यालय हो सकते हैं, या तो वो केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय होंगे, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है तथा उपकुलपति की नियुक्ति करता है। तो किसी भी राज्य के अंदर जो यूनिवर्सिटी है या तो वो केंद्र सरकार की होगी तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो फिर कुलपति ये नहीं है। परंतु अगर वो राज्य सरकार का विश्वविद्यालय, जो कि हर राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसमें 99% यही होते हैं, तो फिर ये जो है वह कुलपति होता है। तो ये राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं जिनके बारे में अपने यहाँ पर चर्चा की है। जो अन्य शक्तियां हैं राज्यपाल की, उनकी अपने जब विधायिका की बात करेंगे तो उसकी विधायी शक्तियों के बारे में समझ पाएंगे, जब कार्यपालिका की बात करेंगे तो अपने उसकी कार्यपालिका को भी समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ पर अपने को एक अनुच्छेद को और समझ लेना आवश्यक है ताकि अपने जो राज्यपाल का पद है उसको स्पष्ट तरीके से समझ पाए। और वो जो विधेयक, वो जो अनुच्छेद है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 163 जो है वह एक बढ़िया बात कहता है। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि जो राज्यपाल है वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। तो जब बात की जाती है मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, तो जब अपने अनुच्छेद 154 की बात कर रहे थे कि राज्य की सारी कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, परंतु राज्यपाल के अंदर निहित होने का अर्थ ये नहीं है कि राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकता है। राज्यपाल क्या काम करेगा, कौन सा काम करेगा, क्या कार्रवाई करेगा, क्या एक्शन लेगा, क्या कदम उठाएगा, यह किसके द्वारा तय किया जा रहा है? मंत्री परिषद की सलाह के द्वारा तय किया जा रहा है। यहां पर एक थोड़ा सा और मामला पेचीदा हो जाता है राज्यपाल के मामले में। वो क्या होता है, यहां पर यह समझना आवश्यक है कि मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह दी जाएगी क्या वह राज्यपाल पर बाध्यकारी होगी या नहीं होगी। ऐसा ही कुछ प्रावधान राष्ट्रपति के बारे में भी किया गया है कि जो राष्ट्रपति है वह केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। परंतु जब यह प्रावधान लिखा गया है तो उसके अंदर जब बाद में संशोधन हुआ 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो वहां पर यह भी कह दिया गया कि जो राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद के द्वारा सलाह दी जाती है केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा, राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार का मतलब है, उदाहरण के लिए मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी कि साहब ऐसा ऐसा कर लेते हैं, वो सलाह जो है राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई या उसको लगा कि ऐसा करने से देश का नुकसान हो सकता है, तो वह एक बार मंत्री परिषद को बोल सकता है कि आपकी ये बात अच्छी नहीं है, आप एक बार इस पर पुनर्विचार कीजिए। परंतु जब पुनर्विचार के बाद मंत्री परिषद के द्वारा सलाह भेजी जाती है पुनर्विचार के बाद, तब वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। यह बात संविधान के अंदर राष्ट्रपति के संदर्भ में तो स्पष्ट तौर पर लिख दी गई है, परंतु ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वो राज्यपाल के बारे में नहीं किया गया है। तो राज्यपाल की जो मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को सलाह दी जाएगी, क्या वह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी या नहीं होगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ठीक है। हालांकि परंपरा यह कहती है कि जो बात राष्ट्रपति पर लागू होती है वैसी ही बात राज्यपाल पर भी लागू होगी, और राज्यपाल भी जो राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकता है। परंतु पुनर्विचार के बाद यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह वही सलाह दी जाती है तो वह सलाह जो है वह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी। हालांकि ऐसी बात संविधान के अंदर नहीं लिखी गई है, एक परंपरा है। तो इसके अंदर सही क्या होना चाहिए, वास्तविकता क्या है, वो अलग अलग मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जो राज्यपाल का कदम, जो भी राज्यपाल के द्वारा कदम उठाया गया है, क्या वह संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। तो यहां पर ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब एक इसके अंदर और मामला आता है कि क्या हर बार राज्यपाल को जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी, या उसके पास भी कुछ ऐच्छिक शक्तियां होती है। ऐच्छिक शक्तियों का मतलब है
कि वो शक्तियां या वो कार्य जो वह बिना मंत्री परिषद की सलाह के कर सकता है या अपनी इच्छा से कर सकता है। तो अगर अपने बात करें तो जो राज्यपाल होता है, अगर उसकी ऐच्छिक शक्तियों की बात करें, राज्यपाल की ऐच्छिक शक्ति, तो उसको दो तरीके की ऐच्छिक शक्ति मिलती है। एक तो होती है संवैधानिक ऐच्छिक शक्ति। संवैधानिक ऐच्छिक शक्ति का मतलब कि ये जो इसको शक्ति दी गई है वो संविधान के द्वारा दी गई है। एक उसको मिलती है किसी परिस्थिति के अंदर, कि एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है, वहां पर वह अपनी ऐच्छिक शक्ति प्रयोग में ले सकता है। तो अगर संवैधानिक ऐच्छिक शक्ति की बात करें तो उसके पास दो ऐच्छिक शक्ति होती है। पहली कौन सी होती है? राज्य की किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। अपने जब अनुच्छेद 201 पढ़ेंगे राष्ट्रपति आरक्षित करना, तो जब अपने अनुच्छेद 201 पढ़ेंगे तब इस मामले को पूरा समझ पाएंगे कि जो राज्य का विधेयक होता है उसके ऊपर जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो अधिनियम नहीं बनता है। परंतु राज्यपाल के पास जब विधेयक को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो या तो उसके ऊपर साइन कर देता है या वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लेता है, और उसके पास एक विशेष वीटो होती है जिसके तहत वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। तो उस विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है। हालांकि किस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है, किस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं करना है, इस बात के लिए वह मंत्री परिषद से सलाह नहीं लेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उसी मंत्री परिषद और उन्हीं की सरकार के द्वारा वो विधेयक पारित किया गया है, अब द्वारा उनकी सलाह नहीं ली जाएगी। दूसरी ऐच्छिक शक्ति होती है राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि आपातकालीन प्रावधान जो है वह अपने भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। पहली बात तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 356 के तहत। अब अनुच्छेद 355 जो है, यहां पर 56 लिखा, मैं पहले 55 बता रहा हूं आपको। अनुच्छेद 355 जो है उसके अंदर लिखा गया है कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले या किसी भी राज्य में संविधान का उल्लंघन ना हो, और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने अपना प्रतिनिधि जो है वो राज्यपाल के तौर पर राज्य में बिठाया हुआ होता है। तो अगर राज्यपाल को यह महसूस होता है कि जो राज्य की सरकार है वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वह राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है। उस रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर वहां की विधानसभा को भी एक बार के लिए भंग कर दिया जाता है। नए चुनाव की जरूरत पड़ भी सकती है और नए चुनाव की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। उन परिस्थितियों में जब सरकार बर्खास्त हो जाती है तो उस राज्य की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में चल जाती है, तो उस राज्य का शासन जो है वो राष्ट्रपति चलाता है। हालांकि राष्ट्रपति स्वयं नहीं चलाता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल चलाता है। इसलिए इस व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है या इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं। तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 356 के तहत लागू की जाती है। अब कब राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करनी है, कब नहीं करनी है, तो राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेजते समय राज्यपाल के लिए जरूरी नहीं है कि वह मंत्री परिषद से सलाह ले, इसलिए यह उसकी एक स्वैच्छिक शक्ति होती है। हालांकि उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह रिपोर्ट तभी भेजे जब उस राज्य के अंदर संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा है। अगर संविधान का पालन हो रहा है और उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की जाती है तो वह संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सरकार जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है और वह संविधान के जो सीमा है उसके अंदर रहकर कार्य कर रही है तो उसको बर्खास्त करना एक अलोकतांत्रिक कार्य होता है। तो दो ऐच्छिक शक्तियां तो ये होती है। तीसरी ऐच्छिक शक्ति उसकी जो संविधान के द्वारा उसको दी गई है, जब किसी राज्यपाल को पास के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है या उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। उपराज्यपाल या प्रशासक दोनों एक ही बात होती है। उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है
तो वह व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश के निर्णय लेते समय राज्य के मंत्रिमंडल से सलाह नहीं लेगा, मंत्रिमंडल से सलाह नहीं लेगा। ये हुआ क्या? अब उदाहरण के लिए जो पंजाब का राज्यपाल होता है उसी को चंडीगढ़ का प्रशासक भी बना दिया जाता है। तो वह व्यक्ति दो भूमिका निभा रहा है, एक है पंजाब का राज्यपाल और उसकी दूसरी भूमिका है चंडीगढ़ का प्रशासक। अब अगर उसको पंजाब का कोई निर्णय लेना है तो वह पंजाब के मंत्रिमंडल से पूछेगा, परंतु अगर उसको चंडीगढ़ का कोई निर्णय लेना है या जब वह अपनी प्रशासक की भूमिका निभा रहा है तब कॉमन सेंस है, वो पंजाब के मंत्रिमंडल से क्यों पूछेगा? तो उस परिस्थिति में जो राज्यपाल होता है वो राज्य के मंत्रिमंडल से नहीं पूछता और अपनी स्वेच्छा से कार्य करता है। तो ये तीन स्वैच्छिक शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल के पास संविधान के तहत दी गई है। हालांकि कुछ स्वैच्छिक शक्तियां ऐसी भी होती है किसी भी राज्यपाल के पास जो विशेष परिस्थितियों में वह प्रयोग में लेता है। तो जो परिस्थितियों के अनुसार उसके पास स्वैच्छिक शक्तियां आती है उनकी भी अपने बात करते हैं कि वो कौन सी होती है। तो जो परिस्थिति के अनुसार उसको स्वैच्छिक शक्तियां मिलती है, अगर उनकी बात करें, विशेष परिस्थिति में स्वैच्छिक शक्ति, तो ये देखो स्वैच्छिक शक्ति जो है विशेष परिस्थिति में स्वैच्छिक शक्ति, तो ये जो स्वैच्छिक शक्ति है वह तभी वह प्रयोग में लेगा जब ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी तो उसकी स्वैच्छिक शक्तियां किसी काम की नहीं है। पहली स्वैच्छिक शक्ति होती है जब मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो अल्पकालिक या अंतरिम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, अंतरिम मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो अब अगर एकदम से मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है, बिना मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद का कोई अस्तित्व होता नहीं है, तो मंत्री परिषद बर्खास्त हो गया है, उस परिस्थिति में जो राज्यपाल है वह एक अल्पकालिक व्यवस्था के तहत किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। परंतु यह तभी काम में आएगी जब मुख्यमंत्री की मृत्यु होगी, अन्यथा इस स्वैच्छिक शक्ति का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी स्वैच्छिक शक्ति होती है जब विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, या नहीं मिला हो, तो सरकार का गठन करना। अगर आपके राज्य में विधानसभा चुनाव है, उदाहरण के लिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, अब एक पार्टी को 60 सीटें मिली, एक पार्टी को 70 सीटें मिली, एक को 40 मिली, कोई भी पार्टी 100 सीटें नहीं जीत पाई और पार्टियों में आपस में गठबंधन है नहीं, तो कौन सी पार्टी को जो है वह सरकार बनाने का निमंत्रण देना है, यह भी राज्यपाल के हाथ में होता है। वह सारे जोड़ तोड़ बिठाने का प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से सरकार बन जाए, परंतु अगर नहीं बन पाती है तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर द्वारा विधानसभा चुनाव करवाने की परिस्थिति भी आ सकती है। हालांकि उससे पहले वह एक बार प्रयास जरूर करेगा कि अगर कोई दल सरकार बना सके, किसी भी प्रकार से गठबंधन के तहत बहुमत बन सके, तो सरकार बनाने के अलग अलग विकल्प वह ढूंढता है। हालांकि यह उसकी एक स्वैच्छिक शक्ति है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में एक क्रम निर्धारित किया हुआ है। विशेषकर जो एक एसआर बोमई मामला हुआ था, उस एसआर बोमई मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रम दिया हुआ है कि राज्यपाल सर्वप्रथम उस दल को निमंत्रण देगा जिनका चुनाव के पहले से गठबंधन था। अगर चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं था तो उस दल को निमंत्रण दिया जाएगा जिसके सर्वाधिक सदस्य हैं, सर्वाधिक विधायक हैं। अगर वह भी सरकार बनाने में समर्थ नहीं है, इच्छुक नहीं है, तो फिर ऐसे दल को निमंत्रण दिया जाएगा जिन्होंने चुनाव के बाद गठबंधन किया है। तो वह एक क्रम सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया हुआ है, हालांकि संविधान में इसका कोई भी क्रम नहीं लिखा हुआ है। तो ये राज्यपाल की स्वैच्छिक शक्तियां होती है।
इनके अलावा राज्यपाल सभी काम जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ये कहानी है राज्यपाल और उसकी शक्तियों की। उसकी विधायी शक्तियों के बारे में या उसकी कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में ज्यादा चर्चा जो है अपने जब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे और राज्य की विधायिका की बात करेंगे तब कर पाएंगे। इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में अपने राजस्थान के मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।